अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ ख़त्म हुई थी कल। जो सौरभ है वो इतनी ज़्यादा शौक था मानो उसके सर पे जो है आसमान गिरा हो। वो एकटक उस लड़की को घूरने लगता है, वो देखने लगता है उस लड़की को। तभी वो लड़की ना एकदम से थोड़ी सी सामने आती है, क्योंकि सौरभ तो जेल में था। तो लड़की थोड़ी सी आगे आके एकदम से चुटकी बजाता है और बोलती कि मिस्टर सौरभ रावत, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या आपने? वैसे आपको पता है मेरे लाइफ का कुछ उसूल है। एक उसूल ऐसा है कि मैं अपनी दुश्मनों को कभी नहीं भूलती, अपने ध्यान में बहुत अच्छे से रखती हूँ। उम्मीद है कि आपने भी मुझे नहीं भूली होगी, है ना मिस्टर रावत? जैसे ये बोलती है तो सौरभ एकदम से घूर के देखता और बोलती क्या आरवी तुम यहाँ? तभी आरवी बोलती कि हाँ, आरवी सिंह राठौड़, हाँ मैं यहाँ हूँ। तो एकदम से सौरभ बोलती कि मतलब मेरे साथ जो भी हुआ सब कुछ तुमने किया और मुझे जेल भेजवाने वाली और कोई नहीं तुम हो? तभी एकदम से आरू बोलती कि ना ना, आप गलत जा रहे हो। हाँ, आपको जेल भेजवाने में मेरी कुछ न कुछ था, पर सबसे बड़ा तो आपका कर्म फल था। वो कहावत सुना है आपने, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बस उसी हुआ है, वही चीज़ हुआ है आपके साथ। तभी सौरभ जो है एकदम से बोलती कि तुम बोलना क्या चाहती हो? मतलब ये सब कुछ तुम्हारी किए हुए है आरू, मतलब सब कुछ तुमने किया? तभी आरू बोलती कि रिलैक्स मिस्टर रावत। कहीं ना कहीं आप सही हो, लेकिन कहीं कहीं गलत। एक्चुअली सब कुछ मैंने नहीं किया। हाँ, कुछ चीज़ों में मेरी हाथ है, लेकिन सब कुछ में नहीं। वो क्या है ना, कुछ चीज़ में आपकी कर्म फल है। हाँ, आपको जेल पहुंचाने में थोड़ी बहुत हाथ तो थी मेरी, लेकिन बाकी सारी चीज़ आपकी कर्मों का फल है। जैसे ये बोलती तो सौरभ कितना गुस्सा आती है और वो एकदम से आते बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सोच क्या रखा है? पापा देख रहे हो आप, इसने किया सब कुछ। तभी वहाँ पे सौरभ का पापा जो है वो एकदम से आते हैं रूही जो है आरू के सामने और बोलती कि मिस आरवी सिंह राठौड़, मैं आपको जानती हूँ। जैसे ये बोलते तो आरू एकदम से जो है वो हाथ जोड़ते हुए बोलती कि ओके, बहुत बढ़िया है। अगर आपको मेरे बारे में पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने बेटे के बारे में पता कैसे न चला, ये बताइए आप। तो ये सुन के सौरभ के जो पापा है वो एकदम से सर झुका लेते हैं। तभी आरू एकदम से बोलती कि आपको पता भी है आपके बेटे ने क्या क्या किया? ये तो सिर्फ फाइल है, मेरे पास तो पूरी फिल्म है। ये बोल के जो है एकदम से फ़ोन निकालती है और वो फ़ोन में कुछ वीडियो वगैरह थे वो दिखाती है। वो सीसीटीवी फुटेज थी मेन रोड की। जैसे जैसे वो वीडियो देखती है तो सौरभ के जो पापा है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सौरभ एकदम से चिल्ला के बोलता है कि ये क्या देख रहे हो आप पापा? आप इसकी बात में मत आओ। आप अपने बेटे से ज़्यादा दूसरों की बातों को सुनते हो? तभी उसके पापा बोलते कि तुम चुप करो, बस कर जाओ तुम। और कितनी गलतियों पे तुम्हारा जो है मैं पर्दा डालूंगा। मेरी सारी उम्र ऐसे ही चलता जा रहा है तुम्हारी गलतियों को ढकते हुए। और कितना, और अब तो हद हो गई, किसी लड़की की जान पे बात आ गई। ये सीख तो मैंने नहीं दी थी तुम्हें सौरभ। तो सौरभ एकदम से बोलते कि पापा आप इसकी बात में मत आओ, ये बदला लेना चाहती है मुझसे। अरे इसको ईशा चाहिए, आपको पता तो है पापा, आप इसकी क्यों सुन रही हो? तभी ईशा बोलती कि आप बेटा तुमने सही बोला, वाकई में मुझे ना तुमसे बदला लेना था। तुमने मेरी इतनी कीमती चीज़ जो मुझसे छीनने की कोशिश की है, तो बदला लेना तो बनती थी। लेकिन क्या है ना, मैं सब तामझाम पे तो लगी हुई थी, लेकिन अचानक से मेरा थॉट बदल गई।
जब मुझे पता चला कि तुमने और तुम्हारी दोस्त ने मिलके मेरी ही कंपनी की एक एम्प्लॉय को ठोक दी और ठोकने के बाद उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, उसे मारने की कोशिश की, सबूत को मिटाने की कोशिश की। मेरे पास पूरी फिल्म है सौरभ रावत। जैसे ये बोलती है आरू, सौरभ एकदम से चुप हो जाता है। तभी उसका पापा जो है बोलते कि अब बोलो, कब तक बचाऊं मैं तुमको, सच बोलो अब। तभी सौरभ बोलते कि पापा इसकी बातों पे मत आओ, ये झूठ बोल रही है। मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया और ना ही मारने की कोशिश किया। पापा आप बात समझने की कोशिश करते हो। तभी जो है आरू एकदम से क्लैप करते हैं और बोलते कि शाबाश बेटा, झूठ बोलो तो सीना ठोक के बोलो, ऐसे झूठ बोलो, बढ़िया है। तो तुम्हारी इस चीज़ को भी मैं सॉल्व कर देती हूँ, मेरे दाएं हाथ का खेल है। यू वांट टू शो, यू वांट टू सी। तभी वो एकदम से जो है पुलिस जो ऑफिसर है, वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है उनकी तरफ देखती है। तो जैसे ही देखती है तभी वो इंस्पेक्टर जो है अपनी फ़ोन से किसी को कॉल करके बोलती है ले आओ उसे। जैसे ये बोलती है ना, तुरंत ही एकदम से 2-3 जो है पुलिस के साथ जो है एक लड़के को पकड़ के हुए लेके आते हैं। उस लड़के को देख के सौरभ जो है वो और ज़्यादा शॉक हो जाता है। सौरभ के पापा जो है शौक तो नहीं होते, वो कंफ्यूज होते कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे ही वो लड़का जो है सामने आता है तो सौरभ देख के बोलते कि तू इसको कहाँ से मिल गया। तभी जो है एकदम से जो आरू है वो पीछे की तरफ देखते है, सौरभ की तरफ, और बोलते कि क्या हुआ। जीता जागता सबूत तो ये है तुम्हारे खिलाफ, तुमने सब कुछ तो मिटा दिया, पर इसको कैसे नहीं मिटाया मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ, इसे क्यों छोड़ दिया। जो सौरभ है उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो लड़का जो है जिसको पकड़ के ले आए थे, तभी जो आरू है उसकी तरफ देखते हुए बोलते कि बोलो बेटा, सच बोलने का वक्त आ गया है, सच सच बताओ। तभी वो बोलते कि देखिए मैडम, मैं इसका दोस्त हूँ, हमारा रिज़ल्ट निकला था, जैसे तैसे पास हो गए थे, तो हम इंजॉयमेंट के लिए पार्टी में गए थे, थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह किए थे। ड्रिंक में गाड़ी जो है ड्राइव कर रहे थे, उतना ज़्यादा होश में नहीं थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि हम जो है मेन रोड पे गाड़ी इतनी स्पीड में भगा रहे थे कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोल था नहीं, हमने एकदम से एक स्कूटी को ठोक दिया। जैसे ठोका तो देखा कि एक लड़की की स्कूटी है, तो मैं जा रहा था लेकिन इसने मुझे रोक दिया और बोला कि मरने दे, जब मर जाएगी तो किस्सा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा कि यार एक बार देखना चाहिए। जैसे ही मैं देखने गया तो देखा कि वो लड़की ज़िंदा थी। वो बोल रही थी कि कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जो है हमारा एक और दोस्त आता है और पता नहीं उसका दिमाग में क्या चलता है, उसके हाथ पे कुछ था, वो उसी चीज़ से उस लड़की की पैर पे वार करता है, जिसके कारण वो लड़की बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी। जो सौरभ है वो उसी वक्त बोलता है कि इस चीज़ को वैसे ही रहने दो और हम सब चले जाते हैं, हम सब वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जो है मैं नैनीताल चला गया। उसके बाद से मैं कभी वापस ही नहीं आया, क्योंकि इसका इंस्ट्रक्शन था, इसने बोला था कि मैं वापस कभी ना आऊँ। सौरभ जो है वो बिल्कुल शांत था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वो इंस्पेक्टर जो है वो बोलती कि ठीक है, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, थैंक यू मैम, आपका काम तो हो गया। तभी आरू जो बोलती कि अरे ऐसे कैसे, कुछ और काम था जो मुझे इनसे जो है पूरा करनी है। तो ये बोल के जो आरू है वो जाती है सौरभ के पास और एकदम से बोलती कि इंस्पेक्टर, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जा सकती हूँ अगर आप। तो इंस्पेक्टर जो है एकदम से आता है, वो जो है जेल की जो होते हैं ना, वो डोर ओपन करती है। जैसे ओपन करती है आरू एकदम से अंदर जाती है। तो सौरभ जो है वो क्या बोले, वो तो इतनी शौक था, वो कभी नहीं सोचा था कि जो चीज़ वो ख़त्म करने की हर वो एक कोशिश किया था, वही चीज़ आज जो है उसके लिए काल बन के आया है।
वो चुपचाप नज़रें झुकाए हुए रहते हैं। तभी आरू एकदम से जाता है और खींच के एक गाल पे रख के देती है और बोलती है, ये मुझसे मेरी कीमती चीज़ को छीनने की कोशिश करने के लिए। फिर से एक और थप्पड़ मारती है और बोलती कि ये उस लड़की के लिए जिसने तुम लोगों ने ठोक के वहीं पे मरने के लिए छोड़ आए थे। फिर से एक थप्पड़ और मारती कि ये इंसानियत ना दिखाने के लिए। करीब 4 थप्पड़ तो मारती है। तभी एकदम से इंस्पेक्टर बोलती कि मैम बस कीजिए, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तभी जो है वो बोलती कि हाँ पता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तभी ना वो एकदम से जो सौरभ का एकदम से मुंह पकड़ता है और बोलती कि सुन, तुझे ना मैं उसी दिन ख़त्म कर देती जिस दिन तूने मेरी मोहब्बत की हाथों में अपनी नाम की अंगूठी पहनाया था। उसी दिन जिंदा ज़मीन पे गाड़ देती तुझे। लेकिन मैं मजबूर थी अपनी मोहब्बत के आगे। उसने बोल दिया था ना, इसीलिए। अगर उससे मोहब्बत ना होती ना तो माँ कसम तू ना आज जिंदा नहीं रह पाता। ये जो सांस तू ले रहा ना, ये उसकी बदौलत की है। क्या सोच रहा है कि ये हमारी पहली मुलाकात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब से लेकर अब तक तू कहाँ जाता था, क्या करता था, ईशा को कहाँ ले जाता था, कौन से शॉपिंग मॉल में, कौन से सिनेमा देखते जाता था, सब खबर था मेरे पास, सब। मैं बस चुपचाप देखता गया कि तू करता क्या है। हद तो तब हो गई जब मुझे मेरी एम्प्लॉय की ये चीज़ के बारे में पता चला कि इस हालात का जिम्मेदार तू है। तब मेरा खून और ज़्यादा खौलता गया। तब मैंने डिसाइड की कि अब तेरा जो करूँगा ना वो मैं खुद करूँगी, इसके लिए चाहे जो भी करने पड़े। ये केस के बारे में मैंने हर एक तरीके से जो है पूछताछ करने की कोशिश की, पता भी किया बहुत कुछ। फिर पता चला जिसकी गाड़ी से तूने ठोका है उसको, उस बंदे को ही तूने जो है गुम कर दिया। फिर पता चला अगर मैं उस दिन रेस पे ना आती ना तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि ये बंदा कहाँ छुपा है। लेकिन उस दिन रेस में जब मैंने इस बंदे को देखा तो मैं पहचान लिया था। फिर पता चला कि ये तो नैनीताल शिफ्ट हो गया। तेरा प्लान ना बढ़िया था, पर बेटा तू कमज़ोर है। पहली बार इस गेम में उतरा है ना, इसीलिए एक्सपीरियंस नहीं है तेरे। ये बोल के वो एकदम से उसके मुंह को एकदम से छोड़ती है तो सौरभ एकदम से पीछे हो जाता है। तभी आरू उस साइड से एकदम से निकलते हैं तो फिर से जो है पुलिस वगैरह जो डोर जो है वो ताला लगा देता है। तभी जो है आरू एकदम से जो है सौरभ के पापा की तरफ जाता है और बोलती कि अब लगा लो जितना ज़ोर लगाना है, मैं भी तो देखूं तुम्हारे बेटे को कैसे छुड़ाते हो। तभी सौरभ के पापा बोलते कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मैं नहीं छुड़ाऊँगा, भुगतने दो इसने जो किया है वो। तभी जो आरू है वो सौरभ के पापा की तरफ देख के बोलती कि बढ़िया है, सोच ऐसे ही रखिए आप, वरना सोच बदलने के लिए मैं हूँ, मुझे अच्छे से आता है सोच बदलना। ये बोल के वो एकदम से साइड हो जाती है और इंस्पेक्टर के साथ कुछ बातें करके वो वहाँ से मुड़ जाती है निकलने के लिए। लेकिन तभी वो कुछ सोच के फिर से जो है सौरभ के पास आती है और आके सौरभ के एकदम से सामने हो जाती है और बोलती कि सुन एक और बात, अपने ध्यान से होशो आवाज़ में, ईशा मेरी थी, मेरी रहेगी और हमेशा मेरी ही है। ये बात अपनी दिमाग में डाल दे। तू तो क्या, तेरे जैसे कई 10 और आ जाए ना भर्ती। ये बोल के वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। सौरभ को इतना गुस्सा आता है वो खुद ही एकदम से जो वो दीवार के साथ जो अपना हाथ मारता है और बोलती कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आरवी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तभी जो उसके पापा बोलते कि पहले तू यहाँ से छूट जा, तब जाके तू कुछ करेगा ना, अब तो सुधर जा तू, इस बार मैं कोई भी मदद नहीं करने वाला तुझे, तू भुगत, यही तेरी सज़ा है। ये बोल के सौरभ के पापा चले जाते हैं। इधर हम दूसरी तरफ जाते हैं, जो
ईशा है वो एज़ यूजुअल अपनी जो है काम वगैरह घर के सारे चीज़ ख़त्म करके जो ऑफिस आते हैं, ऑफिस आके जो संजना के साथ ऑफिस के सारे काम जो है देखने लगती है। देखते देखते वो कुछ फाइल्स वगैरह जो है वो अपने कैबिन में जो उसके साइट होते हैं वहाँ पे बैठ के वो सारे चीज़ करने लगती है। तभी वहाँ पे प्रेरणा की एंट्री होती है। प्रेरणा आरू को ढूंढते हुए वो उस साइट पे आती है, उसके ऑफिस आती है। पहले तो वो आरू के बारे में पता करती है कि आरू है कि नहीं, क्योंकि आरू को वो बहुत बार कॉल कर चुकी है, जो आरू है वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और उसे आरू से इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो उस सीधा ऑफिस चली जाती। तो जैसे उसे पता चलती कि वो ऑफिस में नहीं है तो थोड़ी सी सैड भी हो जाती है। तभी एकदम से प्रेरणा की नज़र संजना पे जाती है। तो जैसे जाती तो एकदम से जाती है संजना के पास। तो संजना जैसे ही प्रेरणा को देखते हो बोलती कि वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज़, तुम कैसे हैं यहाँ पे। तो प्रेरणा बोलती कि तुम्हारी मैडम से मिलने आए हैं, है कहाँ वो। तो बोलती कि एक्चुअली वो नहीं है इस सिटी में, सिटी के आउट सिटी गई है। तो बोलती कि अच्छा ओके चलो यार थोड़ी पानी शानी पिलाओ। तो संजना एकदम से हंसती है, बोलती कि हाँ हाँ चलो चलो कैबिन पे चलते। तो प्रेरणा भी बोलती कि हाँ हाँ चलो। तो ये दोनों जो है कैबिन साइड पे जाती है। प्रेरणा जो है वो बैठती है, थोड़ी बहुत बातें शातें होती है। संजना ने जो है कॉफ़ी ऑर्डर की थी उसके लिए और जो प्रेरणा के लिए। तो वो लोग कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे थे। दूसरी ओर जो ईशा है वो अपने काम कर तो रही थी, लेकिन उससे एक इशू जो है एकदम से नज़र आती है एक फ़ाइल में, जो है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उससे होती नहीं है। तो वो एकदम से फ़ाइल लेती है और संजना के साइड पे जाती है। जैसे ही संजना के रूम के बाहर वो एकदम से जाती है, वो पहले नॉक करती है। तो संजना बोलती कि कौन हो, आ जाओ। तो जैसे ही जाती हो वो एकदम से बिना देखे बोलती कि अरे संजना ज़रा ये फ़ाइल देखो तो यहाँ पे कुछ। तो ये बस बोलती है, आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि आगे जो है कोई और खड़ी थी, जिसे देख के ईशा बहुत शॉक थी क्योंकि आगे तो प्रेरणा खड़ी थी और प्रेरणा एकदम से ईशा की आवाज़ सुनकर वो जैसी पीछे पलटती है वो शॉक हो जाती है। तभी जो ईशा है वो एकदम से जाती है प्रेरणा के सामने, प्रेरणा को एकदम से गले लगा लेती है और बोलती कि प्रेरणा तुम कैसी हो तुम, और यहाँ। तभी प्रेरणा ना पहले से शॉक थी ईशा को देख के, वो थोड़ी सी पीछे होती है, ईशा के तरफ एक टक घूर के देखती है और बोलती कि सवाल तो मेरा भी सेम है ईशा, तुम इस ऑफिस में क्या कर रही हो, तुम तो मुंबई में थे, दिल्ली में क्या कर रही हो तुम। तभी ईशा जो है चुप हो जाती है। फिर जो है प्रेरणा बोलती कि बोलो ईशा, तुम इस ऑफिस में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें पता है ये ऑफिस किसकी है। जैसे ये बोलती है ना, ईशा थोड़ी देर चुप तो रहती है, फिर वो बोलती कि हाँ बहुत अच्छी से पता है कि ये ऑफिस आरू की है, दरअसल मैं जॉब करती हूँ यहाँ पे। जैसे ही ये सुनती तो प्रेरणा बहुत ज़्यादा शॉक होती है, वो एकदम से बोलती कि क्या 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 मतलब। तभी ईशा बोलती कि हाँ एक्चुअली मतलब तुम्हें तो पता ही है क्योंकि तुम तो थी। शादी टूटने के बाद मैंने अगले दिन जो है एक इंटरव्यू के लिए ट्राई की थी। तो वहाँ पे जब इंटरव्यू दी मैंने, पता चला कि वहाँ के लोग जो है फिलअप हो चुके थे, लेकिन इनके जो दिल्ली ब्रांच में मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट अब भी बाकी थे। तो वहाँ उन लोगों ने मुझे सजेस्ट की कि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँ। मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी आरू की है। ये बात ना जाने क्यों प्रेरणा को हजम नहीं हो रही थी। वो तुरंत ही देखती है संजना की तरफ। तो संजना जो है अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। तभी जो है प्रेरणा एकदम से संजना को बोलती कि संजना क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। तो संजना बोलती कि क्या मतलब, तुम क्या सोच रही हो, मुझे क्या पता। तो ईशा भी घूर के देखने लगती है संजना को कि भाई क्या बात हो गई। तो संजना तो कुछ बोलती नहीं। तभी ना एकदम से जो ईशा के फ़ोन में कॉल आती है किसी जो है एम्प्लॉय का, उसे जो है अपनी कैबिन पे इंतज़ार कर रहे थे वो एम्प्लॉय। तो ईशा एकदम से बोलती कि अच्छा ठीक है तुम रहो, मैं ना अपनी कैबिन में जाती हूँ, वो एक फ़ाइल साइन करनी है वो करके आती हूँ। ये बोल के ईशा जो है उधर से चली जाती है। इधर प्रेरणा घूर के संजना को देखती है। तो संजना बोलती कि यार ऐसे मत देखो यार, तुम ऐसे देख रही हो ना कि मुझे खा जाओगे, ऐसे देख रहे हो, ऐसे मत देखो। तभी प्रेरणा अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करती है और बोलती कि सच सच बताओ
ये माजला क्या है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा कि इंटरव्यू मुंबई में लिया जाता है और ट्रांसफ़र दिल्ली में किया जाता है। ये कौन सी सिस्टम है भाई? मुझे तो नहीं पता थी ऐसी कोई सिस्टम है भी। कहीं ये जो मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं। तो संजना बोलती कि मुझे क्या पता तुम क्या सोच रही हो। तभी वो बोलती कि देखो संजना, मैं इतनी भी नासमझ तो हूँ नहीं, इन सब के पीछे का ये आरू तो नहीं ना। तो संजना जो है बोलती कि मुझे नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता मुझे, अब झूठ क्यों बोलूँगी। तो प्रेरणा चुप हो जाती है। इधर जो है ईशा जाती है, वो अपनी कैबिन में जाके जो फाइल थे वो एक साइन करके वो फिर से जो है संजना की कैबिन की तरफ आती है। इधर प्रेरणा थोड़ी देर चुप होने के बाद उसके दिमाग में एकदम से पिन करती है कि एक दिन पहले ही उसने आरू से बोली थी कि ईशा की शादी टूट चुकी है। तो आरू ने एकदम से जवाब दिया था स्माइल के साथ कि पता है। तभी वो एकदम से, वो बैठी हुई थी चेयर पे, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और संजना की तरफ देख के बोलती कि मतलब आरू जानबूझ के ईशा को यहाँ पे जॉब पे लाई, कहीं ईशा के शादी तुड़वाने में आरू का हाथ तो नहीं है ना। ये बात जब बोलती है प्रेरणा, तभी ना डोर पे ईशा खड़ी हुई थी वो, और ये बात ना वो एकदम से सुन लेती है और उसके दिमाग में एकदम से ये बात पिंच कर जाती है। वो मन ही मन सोचती कि हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोची, कहीं इन सब में आरू तो नहीं। तो वो एकदम से उस सोच में डूब जाती है। इधर संजना एकदम से जो है प्रेरणा को तरफ देख के बोलती कि यार पता नहीं यार, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, देखो ये आरू की चीज़ है, वो जाने, क्योंकि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आरू ने क्या किया क्या नहीं। तभी ना एकदम से जो संजना की फ़ोन में एक बीप होती है, तो फ़ोन जैसे ही उठाती है तो वो एक न्यूज़ देखती है। तो न्यूज़ देख के वो एकदम से शॉक हो जाती है। तभी प्रेरणा बोलती कि क्या हुआ। तभी संजना जो है वो फ़ोन एकदम से दिखाती है प्रेरणा को और बोलती कि देखो ये जो लड़की है ना, इसका नाम स्वीटी मल्हान है। ये हमारे ऑफिस में काम करती थी, कैंटीन एरिया पे। आरू को दी बुलाती थी यार। 3 महीने पहले एकदम से इसके एक्सीडेंट हो गई थी। हमें तो पता भी नहीं था कि यार ये सब कुछ हुआ है, हमें लगा था कि नॉर्मल एक्सीडेंट है। पर ये डिटेल पढ़ो तुम। तो जैसे ही प्रेरणा वो सारे डिटेल पढ़ती है, उसकी तो एकदम से होश उड़ने जैसा हो जाता है, क्योंकि लास्ट में सौरभ रावत का नाम जो पढ़ ली थी वो एकदम से शॉक होती है और एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि अबे तेरी, ये सौरभ रावत का क्या मसला है। जैसे ही ईशा सौरभ रावत के नाम सुनती है, वो एकदम से एंटर करती है और बोलती कि मतलब क्या है। तभी संजना एकदम से वो फ़ोन जो है ईशा की तरफ करती है और बोलती कि देखो वो कल एक अंकल से मिली थी ना तुमने, जिन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम उनके पोती जैसी लगती हो। तो ईशा बोलती कि हाँ, जिनकी पोती की एक्सीडेंट हुई थी, तुमने कही थी कि बेचारी के एक पैर काटा गया है। तभी बोलती कि हाँ, तुम ना ये न्यूज़ के बारे में पूरा पढ़ो डिटेल। तो ईशा जो है पूरी डिटेल्स जो है एक एक करके पढ़ती है। तो उसकी भी एकदम से होश उड़ जाती है जब लास्ट में वो सौरभ रावत के नाम पढ़ती है। उसके दिमाग में बहुत सारे उलझने आ गए थे। वो मन ही मन सोचती कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आरू ने जानबूझ के ये सब किया? मेरी शादी तुड़वाने में क्या आरू की हाथ है? ये सब तो वो ना बहुत सारी चीज़ें एकदम से उसके दिमाग में आ गए थे और वो तय करती है इस बारे में वो आरू से बात करेगी। जब तक वो बात करके चीज़ों को जो है सॉल्व नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ उसकी दिमाग में पिंच करती रहेगी। इधर प्रेरणा एकदम से बोलती कि क्या सोच रही हो ईशा तुम? मुझे पता है क्या सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि कहीं ये सब कुछ आरू ने तुम्हें पाने के लिए दोबारा ऐसा तो नहीं किया ना, यही सोच रही हो ना। वेल, सोचना लाजमी भी है, लेकिन क्या करे यार, तुम ना आरू को डिज़र्व नहीं करती। आरू डिज़र्व बेटर। मुझे पता नहीं है कि ये सब वाकई में आरू तुम्हारे लिए किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता सच में। लेकिन अगर किया भी है ना, तो ये तो उसका बड़प्पन है।
जो अपनी मोहब्बत के लिए इतना सब कुछ किया बिना कुछ बोले, सिर्फ सहती गई। तो जो है ईशा एकदम से चुप हो जाती है। तो संजना एकदम से प्रेरणा को बोलती कि यार ऐसे मत बोल यार प्लीज़। तो प्रेरणा बोलती कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ यार, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आरू ने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना इसके लिए, तो उसका बड़प्पन है। मैं बस इतना बोल रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही हूँ। ये बोलते तभी एकदम से जो है उसके फ़ोन पे कॉल आती है। जो प्रेरणा है वो कॉल पे बात करती है। उसके घर से फ़ोन आई थी, उसकी मम्मी जो उसे घर बुलाती है। तो वो जो है संजना की तरफ देख के बोलती कि संजना एक्चुअली मुझे जानी होगी, लेकिन यार मैं बहुत एक इमरजेंसी काम के लिए आई थी आरू के पास, जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे उससे थोड़ी सी बात करनी है, तो अगर वो आएगी तो बोल देना कि मैं आई थी, क्योंकि उसका फ़ोन लग नहीं रही है। तो संजना बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ। इधर जो है वो जाने लगती है। तभी ना वो एकदम से देखती ईशा की तरफ। ईशा जो है अपने सर झुकाए हुए थी, खड़ी हुई थी सर झुका के। तभी प्रेरणा ईशा के सामने जाती है और बोलती कि सुनो, एक बार उसे मौका देके तो देखती। बिना मौका लिए उसने तुम्हारी शादी तक रुकवा दी। तो सोचो अगर उसे एक मौका देती तो क्या नहीं कर देती वो। एक बार उस पर विश्वास तो कर देती ना। ये बोल के वो चुपचाप जो है निकल जाती। ईशा को ये चीज़ इतनी हर्ट करती है ना कि उसकी आंखों में एकदम से नमी सी आ जाती है। संजना एकदम से उसके साथ जाती है, उसे हक कर लेते है, बोलती कि बस अब ये आंखों से ये जो आंसू तुम्हारे दिख रहे हैं ये नहीं गिरने चाहिए प्लीज़ ईशा। तो ईशा बोलती कि नहीं गिरेगी यार, उसने सही तो बोला। मुझे यार मैं उस सिचुएशन में थी नहीं। तभी संजना बोलती कि बस ना, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए यार। क्लैरिफिकेशन देना है तो जाके आरू को दो ना, मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कही थी कि मैं तुम दोनों के बीच कोई भी बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि गलती तुम दोनों की ही है। लेकिन हाँ, उस चीज़ में सफ़र सबसे ज़्यादा आरू ने किया है। तो ईशा चुप हो जाती। तो वो जो है वो लोग अपने अपने बाकी काम जो बचे हुए थे वो करने लगते हैं। शाम हो जाते हैं, करीब शाम के 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। जो ईशा है उसकी जाने की भी टाइम आ गई थी। तो अपना सारा चीज़ जो है वो सॉर्ट आउट करके जो है सब कुछ ठीक ठाक करके वो एकदम से निकलती है अपनी कैबिन से। और जाने से पहले वो संजना से मिलती है और बोलती कि संजना मैं चलती हूँ, कल मैं टाइम पे आ जाऊँगी। तो बोलती कि हाँ। तभी एकदम से ईशा बोलती कि वो कब आएगी, कुछ अपडेट। तो संजना एकदम से एक हल्की सी स्माइल पास करती है और बोलती कि वो तो शायद अब तक तो आ ही चुके हैं दिल्ली में, हो सकता है आज ना हो, कल मुलाकात तो ज़रूर होगी। ये बोल के जो है संजना बोलती कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तभी जो है जो ईशा है वो उधर से एकदम से निकल जाती है। निकल के वो जैसे ही गेट से वो जैसे ही निकलेगी तभी एकदम से उसके साथ जो है किसी की टक्कर हो जाती है। और टकराने की वजह से जो वो जैसे ही गिरने ही वाली थी कि एकदम से किसी की हाथ उसके शोल्डर पे जाती है और उसे संभाल लेती है। ईशा थोड़ी सी घबरा तो जाती है और एकदम से सामने की तरफ देखती है तो देखती है कि आरू थी। तभी जो आरू है वो एकदम से साइड करती है ईशा को, प्रॉपर तरीके से वो खड़ी कर देती है ईशा को और एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है कि मिस त्रिवेदी जी, हर जगह ऐसे गिरते फिरते रहते हो आप, संभाल के चलिएगा। हर जगह आरवी सिंह राठौड़ नहीं होगी आपको संभालने के लिए। ये बोल के वो चुपचाप चले जाने लगती है। तभी एकदम से जो ईशा है वो आरू की हाथ पकड़ लेती है और पकड़ते हुए बोलती है कि बात करनी है तुमसे। आरू थोड़ी सी शॉक होती है, उसकी तरफ घूर के देखते बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, क्या बोला आपने? तभी ईशा बोलती कि बात करनी है तुमसे आरू, क्या समझ नहीं आ रही क्या बात? तभी आरू एकदम से उसकी हाथ झटकती है और बोलती कि OMG, इतिहास के पन्नों से ये कौन सा मुहूर्त निकल के आई मेरी ज़िंदगी में कि मिस ईशा त्रिवेदी जी को मुझसे बात करनी है। सीरियसली मुझसे? आर यू श्योर आपको मुझसे बात करनी है ना? तभी ईशा बोलती कि प्लीज़ आरू तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? हाँ तुमसे बात करनी है, तुमसे करनी है बात।
तभी आरू बोलती कि नहीं नहीं, आप शायद गलत हो। फिर आप बोलो कि नहीं नहीं, अरे मैं मेरी मुझसे गलती हो गई, मैं तो तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्या कर गई। ऐसे ऐसे ना कंफ्यूज मत रहे ईशा जी। आप पहले श्योर बताइए कि आपको मुझसे ही बात करनी है ना, और मुझे जानती हो ना आप मैं कौन हूँ। ईशा को ये बात इतनी चुभ रही थी तो वो एकदम से बोलती कि क्या है आरू, क्यों कर रही हो ये सब। हाँ मुझे तुमसे ही बात करनी है, क्यों नहीं समझ रही हो, करनी है तुमसे बात। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बात कर लो मुझसे। तो आरू एकदम से बोलती कि चलो ठीक है। वो एकदम से साइड पे खड़ी हो जाती है एकदम जो ईशा के सामने, बोलती कि लो करो बात। ईशा जो है इधर उधर देखने लगते, तो आसपास जो है एम्प्लॉयज़ वगैरह जो ऑफिस के स्टाफ वगैरह थे वो जा रहे थे, कुछ निकल रहे थे, कुछ अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने लगते, ऐसा कुछ होता है बिजी शेड्यूल की टाइप। तो जो है वो इधर उधर देखने लगते। तभी आरू एकदम से चुटकी बजाते हैं, बोलती क्या करो बात। अरे मैं सामने हूँ, आरवी सिंह राठौर ईशा जी की सामने है, बात करो, क्या इशू है। अभी तो तुमने बोला कि बात करनी है, तो आई एम रेडी, बात करो मुझसे। तभी एकदम से जो ईशा बोलती कि प्लीज़ ऐसे नहीं, क्या तुम केबिन में चल सकती हो, सबके सामने कैसे। तो एकदम से आरू बोलती कि वाह, सबके सामने कैसे, सबके सामने तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा सकती हो, सबके सामने तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन सबके सामने तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। ओहो मिस त्रिवेदी जी, एक्चुअली क्या है ना, आप ना घर जाइए आराम से, घर जाके आराम से खा पी के सो जाइए, रेस्ट कीजिए। जब हिम्मत आ जाएगी ना मुझसे बात करने के लिए सबके सामने, तब आके बात करेंगे हम आपसे। अब आप जाइए आराम से जाके सोइए, गुड नाइट आज के लिए। ये बोल के आरू जो है उस साइड से चुपचाप चली जाती है। ईशा एक दो बार आवाज़ लगाती तो है आरू से, लेकिन आरू सुनती नहीं है। तो एकदम से संजना भी निकल जाती है। संजना ने आधी बात सुन ली थी, तो जैसे ही निकलती है वो एकदम से ईशा के पास जाते बोलती कि छोड़ो इसको, इसकी शायद आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है, आज बात मत करो, तुम कल आना, कल इससे बात करने की कोशिश करना। तो ईशा को भी वो चीज़ सही लगती है, तो जो है वो संजना के साथ निकल जाती है। संजना जैसे ही निकलती है, उधर समीर उसका इंतज़ार कर रहा था, वो अपना गाड़ी लेके आया था। तो जैसे ये लोग गेट से बाहर होते तो समीर को देख के एकदम से संजना बोलती कि लो मेरा तो आ गया। तो ईशा बोलती कि क्या आ गया। तो बोलती कि अरे सामने देखो यार। तो जैसे ही देखती तो वहाँ पे समीर जो है अपनी सूट वूट पे जो है एकदम जेंटलमैन की तरह खड़ा हुआ था गाड़ी के सामने। तो ईशा बोलती कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारी ज़िंदगी में तो अच्छी है। जैसे ये बोलती ना तो संजना बोलती कि तुम्हारी भी हो सकती थी अगर एक मौका देती तो। क्या है ना ईशा, कभी कभी ना हमें कुछ स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेना पड़ता है अपनी मोहब्बत के लिए। हाँ मैं तुम्हारी चीज़ को समझ सकती हूँ, तुमने जो किया वो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक मौका तो देना बनता था। तो ईशा चुप हो जाती है। तभी संजना बोलती कि चलो कोई ना यार, आओ। तो वो जाती है, समीर से थोड़ी बहुत बातें करती है। तो समीर बोलती कि यार चलो ना, चलो ना, मैं घर छोड़ देती हूँ यार तुझे। तो जो है ईशा पहले मना कर देती है, लेकिन समीर और संजना की जोर करने के कारण जो है वो जाती है। पहले तो संजना जो है ईशा को उसके घर तक छोड़ते हैं और फिर समीर और संजना वहाँ से चले जाते हैं। इधर ईशा घर जाने के बाद देखते हैं एज़ यूजुअल उसके पापा घर में थे, थोड़ी बहुत काम वगैरह वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो ईशा एकदम से बोलती कि पापा क्या ज़रूरत है हर दिन सेम चीज़ करना, जब मैंने मना किया है कि मत करो, मैं उतनी काबिल हूँ, मुझ में उतनी क्षमता है कि मैं सारी काम ख़त्म करके आने के बाद ये काम भी कर सकूँ, तो क्यों करते हो आप। तो उसके पापा एकदम से बोलते कि तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती ना, क्योंकि तुम ऑलरेडी पूरा दिन काम करके आते हो घर, और घर आके ये सब करोगी, मुझे ये पसंद नहीं है। तो बोलती कि क्या चाहिए पापा आपको, क्या चाहिए।
आपको ये पसंद नहीं कि, लेकिन मैं धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ मर रही हूँ, वो पसंद है क्या आपको? क्या क्यों करते हो आप पापा? प्लीज़ मत करो, ज़रूरी नहीं है, मैं आके कर लूँगी, प्लीज़ आप अपना काम देखो और आराम करो। ये बोल के वो अपने कमरे में जाती है। थोड़ी रोती है वो, क्योंकि आरू की बर्ताव से हट तो ही थी। ऊपर से जो जो पेना की बातें, संजना की बातें, सब लोगों की बातें जो है उसे इतनी ज़्यादा चुभ रही थी। वो वॉशरूम जाके बहुत रोती है और चिल्लाती है कि सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मेरा कोई सुने तो सही। अरे मैं भी उससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैंने उससे प्यार नहीं किया, करती हूँ मैं, लेकिन मेरे लिए मेरी पापा इम्पोर्टेंट थे उस टाइम। अगर मैं आज अपनी पापा को छोड़ के उसको चूज़ करती, कल जाके कुछ प्रॉब्लम होती, वो सीधा यही बात मुझ पे तोलती कि जो इंसान अपनी फैमिली की ना हुई वो मेरी क्या होगी। लेकिन कोई मुझे समझने की कोशिश कर ही नहीं रही है, सब अपना अपना ओपिनियन दे रही है। मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ? वो बहुत देर तक जो है वॉशरूम में, शावर में ही खड़ी थी और रो रही थी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। क्या ईशा जो है आरू से बात कर पाएगी? क्या आरू ईशा की बात थोड़ी शांति से सुनेगी? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं इस स्टोरी को कभी कभार जो है अपलोड नहीं कर पाती हूँ शाम में। कभी कभार थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है यार, इंसान हूँ, समझ लो आप लोग। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। 1-2 दिन अगर गैप भी जाए तो क्या बात है, हम कर देंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, गुड बाय, टाटा एंड गुड नाइट।